बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि पावर फैक्टर। तो ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रिकल की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स या वो लोग जो इलेक्ट्रिकल की फ़ील्ड में काम कर रहे होते हैं, अक्सर लोग पावर फैक्टर के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। इसको सही से उनको डेफिनेशन समझ नहीं आती है, पावर फैक्टर के बारे में कॉन्सेप्ट अक्सर लोगों के क्लियर नहीं होते। तो आज की वीडियो में हम पावर फैक्टर को बहुत ही आसान करके समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमें 2 या 3 वीडियोस बनानी पड़ जाएं। कैलकुलेशन वगैरह पे तो हम बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि पावर फैक्टर असल में होता क्या है। सबसे पहले तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। पावर फैक्टर इज़ द रेशो बाय विच अपेरेंट पावर इज़ मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल पावर बीइंग कंज्यूम। इसका क्या मतलब है? पावर फैक्टर एक रेशो है जिसको अपेरेंट पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है ये मालूम करने के लिए कि हमारी एक्चुअल पावर कितनी है जो कि कंज्यूम्ड हुई है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने 2 चीज़ें आ गई हैं, इनको हम हाईलाइट कर लेंगे। एक को हम कह रहे हैं अपेरेंट पावर, दूसरी को हम कह रहे हैं एक्चुअल पावर। तो अभी तक तो हमने पावर के बारे में यही समझा था कि पावर जो है वो मतलब एक ही होती है। यहाँ पर 2 टाइप्स आ गई हैं, अपेरेंट पावर और एक्चुअल पावर। तो पावर फैक्टर एक रेशो है जो कि हमें अपेरेंट पावर और एक्चुअल पावर में डिफरेंस को बता रहा होता है। तो अपेरेंट पावर से मल्टीप्लाई करके इस रेशो को हमें एक्चुअल पावर मालूम होती है। तो अब अपेरेंट पावर और एक्चुअल पावर ये 2 चीज़ें आप जहन में रख लें। ये एक्चुअल पावर होती क्या है, अपेरेंट पावर होती क्या है, उससे पहले हमें एक और स्टेप से गुजरना होता है, उसको हम कहते हैं फेज़ एंगल। फेज़ एंगल क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रख लें कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पावर फैक्टर की, वो एसी सर्किट में बात कर रहे हैं। डीसी में पावर फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जिस तरह हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एसी सप्लाई से है, ना कि डीसी से। तो जिस तरह डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसी तरह पावर फैक्टर भी डीसी सप्लाई में नहीं होता है। तो हमने यहाँ डीसी को काट दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में होता है। अब फेज़ एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझनी होगी एक मिसाल से। यहाँ पर हमने तस्वीर बनाई हुई है। हमारे पास एक ट्रॉली है जो कि लोडेड है सामान से। हमारे पास 2 आदमी हैं। इस ट्रॉली का जो वेट है वो ज़्यादा है, तो अगर तो ये दोनों मिलके इसको धक्का लगाएंगे तो हमें ये बआसानी आउटपुट मिलेगी। इसकी मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक मसलन हमें ट्रैवल कराना है। तो इन दोनों ने धक्का लगाना शुरू किया, ये हमें आउटपुट मिल गई। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि एक आदमी इसको धक्का लगा रहा है, दूसरा उसका साथ नहीं दे रहा, वो पीछे रह गया, यानी वो पीछे खड़ा हो गया है। तो इसको अकेले धक्का लगाने में मुश्किल हो रही है। तो ये आता है, इसकी हेल्प करता है थोड़ी सी, फिर ये ट्राली चलना शुरू हो जाती है, फिर ये पीछे आ जाता है, तो फिर ये ट्राली रुक जाती है क्योंकि इसको एक आदमी नहीं चला सकता। तो बस ये मिसाल आपको समझ में आ गई। तो ये जो 2 आदमी हैं, इनमें से एक को हम कह रहे हैं वोल्टेज और दूसरे को हम कह रहे हैं करंट। तो वोल्टेज को हमने ब्लैक से हम जाहिर करेंगे यहाँ पर साइन वेव में, और करंट को रेड से। उसके बाद हम पावर पे आएंगे जिसको हम पर्पल से जाहिर करेंगे। तो मान लें कि एक आदमी हमारा वोल्टेज है, दूसरा हमारा करंट है, वी और आई। अब आ जाएं, जैसा कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल में लोड की 3 टाइप्स होती हैं, यानी कि रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। सबसे पहले ये समझ लें कि ये क्या होता है, यानी रेजिस्टिव लोड क्या है। रेजिस्टिव लोड ऐसी चीज़, ऐसे इक्विपमेंट्स जो हीटिंग के उसूल पे काम कर रहे हैं या जो हीट अप होते हैं, मसलन हीटर्स जितने भी टाइप्स के हैं वो सब रेजिस्टिव लोड हैं। इसी तरह हमारी आयरन जो होती है वो भी रेजिस्टिव लोड है। इसी तरह हमारे जो इनकेंडिसेंट लैम्प होते हैं जो हमारे पहले घरों में यूज़ होते थे 100 वाट के, 60 वाट के, इसी तरह हेलोजन लैम्प जिनको हम रॉड वाले बल्ब कहते हैं, ये सारे इसी उसूल पे काम कर रहे होते हैं। जब इनको सप्लाई दी जाए तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बल्ब होता है वो हीटअप होने के बाद रोशनी देता है। जो आयरन होती है वो हीटअप होने के बाद काम करती है। जो हीटर होता है वो हीटअप होके हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो रेजिस्टिव लोड की सबसे जो आसान पहचान है वो ये है कि वो गर्म होंगे और रेड हॉट होंगे। तो ऐसे लोड्स को हम कहेंगे खालिस रेजिस्टिव लोड, जिसको हम रेजिस्टेंस से ही सिंबल से जाहिर करते हैं। दूसरा लोड होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड जैसा कि नाम से जाहिर है, जहाँ पर इंडक्टर आ जाए। तो इंडक्टर क्या है, यानी कि कॉइल। तो ऐसा लोड जिसमें कॉइल्स या वाइंडिंग्स हों, इसकी सबसे अच्छी मिसाल मोटर है।
तो हमारी मोटर जो है वो इंडक्टिव लोड होती है। जहाँ पर भी क्वाइल्स या वाइंडिंग्स वाला लोड शामिल हो जाए उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है कैपेसिटिव लोड, जैसा कि नाम से जाहिर है जहाँ पर भी कैपेसिटर्स आ जाएँ उनको हम सी से जाहिर करेंगे। इसका सिंबल कैपेसिटर का बना दिया हमने। तो इलेक्ट्रिकल में लोड की मेन 3 टाइप्स यही हैं कि रेजिस्टिव है या इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है या इन तीनों का मिक्सचर है या कोई से भी 2 हैं उनका मिक्सचर है। तो डीसी में तो चूँकि बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, तो डीसी सर्किट में इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हालांकि लोड तीनों टाइप के डीसी में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई चेंजिंग, कोई रद्दो बदल नहीं आता, जिसकी वजह से डीसी में इसकी कोई डिस्कशन नहीं है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फेज़ एंगल को। तो जैसा कि आपको याद है कि जब हम सप्लाई देते हैं अल्टरनेटिंग नेचर की जो हमारी सप्लाई है, उसके वोल्टेज का जो साइन है वो 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है और मैक्सिमम वैल्यू से फिर 0 पर आ जाता है। तो इस तरह ये हाफ साइकिल कंप्लीट होता है। फिर ये 0 से नेगेटिव की मैक्सिमम पे जाता है, फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम से वापस 0 पे आ जाता है। इस तरह ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसको हमने यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंसीडर कर लिया है। फिर ये अमल शुरू होता है, फिर ये साइकिल इसी तरह बनता है, फिर ये दूसरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। अब ये जितने भी साइकिल बनते रहेंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं कि या तो 50 टाइम्स बनते हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, जहाँ जहाँ 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वहाँ 1 सेकंड में 50 साइकिल बनते हैं। जहाँ पर 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर 60 साइकिल बनते हैं। तो ये इस तरह हमारे साइकिल्स बन रहे हैं। ये वोल्टेज हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं कि ब्लैक से हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेजिस्टिव लोड के केस में क्या होगा, जब भी हम अल्टरनेटिंग सप्लाई से, अल्टरनेटिंग की सोर्स से, यानी कि अल्टरनेटर या एसी जनरेटर्स को हम अपने रेजिस्टिव लोड से कनेक्ट करेंगे जहाँ पर खालिस रेजिस्टिव लोड होगा, तो वहाँ पर जब करंट का फ्लो शुरू होगा तो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्ट नेचर का जहाँ वोल्ट होता है वहाँ पे करंट भी अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब वोल्टेज 0 से मैक्सिमम पे जाता है तो करंट भी इसके साथ 0 से मैक्सिमम पे जाता है। जब वोल्टेज 0 हो जाता है तो करंट भी 0 हो जाता है, यानी कि वोल्टेज के बगैर करंट भी नहीं चलता है। तो ये 0 पे आ गया। इसी तरह जब वोल्टेज नेगेटिव के मैक्सिमम पे होता है तो करंट भी नेगेटिव के मैक्सिमम पर होता है, और जब वोल्टेज 0 पर आ जाता है तो फिर करंट भी 0 पर आ जाता है। ये बात जहन में रहे कि इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है, यानी कि वोल्टेज अगर 0 से मैक्सिमम पे जा रहा है, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है मान लें वो 100 है, तो ये 100 से फिर 0 पर आता है, फिर ये नेगेटिव के 100 पे जाता है, फिर ये 0 पर आता है। तो करंट इसके साथ वैल्यू पे नहीं जाएगा, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। मसलन करंट जो है वो 80 तक जा रहा है और ये 100 तक, लेकिन ये दोनों साथ जा रहे हैं, यानी कि ये ऐसे चल रहे हैं दोनों और ऐसे ही वापस आ रहे हैं, फिर ये ऐसे जा रहे हैं और फिर ये ऐसे वापस आ रहे हैं। इस तरह हमारा जो एक साइकिल है वो वोल्टेज का और करंट का रेजिस्टिव लोड के केस में कंप्लीट होता है। तो इन दोनों का जो बिहेवियर है वो हम कहते हैं ये बहुत ही आइडियल बिहेवियर है। जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया था कि हमारे करंट और वोल्टेज साथ चल रहे हैं, तो जो हमें पावर मिल रही है आउटपुट पर वो मैक्सिमम मिल रही है, या इसको हम कह लें कि हमें फुल मिल रही है। ठीक है, पावर किस तरह मिलती है, अब हम आ जाते हैं पर्पल कलर पर। जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट बाहम मिल के चलते हैं तो होता ये है कि ये दोनों साथ चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें पावर, ये पावर का सिंबल है यानी साइन है, हमें इस तरह पावर मिल गई। अब ये 0 पर हो गए, अब ये नेगेटिव में जा रहे हैं दोनों, तो पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती, ये बात आपको याद रखनी है। तो पावर हमें, जब ये दोनों नेगेटिव में है लेकिन हैं साथ, तो यहाँ पर भी हमें पावर जो है वो पॉजिटिव में मिलती है। इस तरह एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर ये दूसरा साइकिल शुरू हुआ, तो दूसरे साइकिल में भी सेम बिहेवियर हो रहा है, यानी कि करंट वोल्टेज के साथ चल रहा है, वोल्टेज के साथ 0 हो रहा है, फिर वोल्टेज के साथ नेगेटिव में जाता है, फिर वोल्टेज के साथ 0 हो जाता है। इसको हम कह रहे हैं कि हमारा करंट जो है वो वोल्टेज के साथ मिलकर चल रहा है, तो हमारी पावर जो है हमें पूरी मिल रही है, इस तरह फिर इस तरह। तो ये हमारी पावर है। ब्लैक जो है हमारे वोल्टेज का साइन वेव है और रेड जो है वो करंट का साइन वेव है। तो रेजिस्टिव लोड के केस में क्या बात क्लियर हो गई कि हमारा वोल्टेज और करंट साथ साथ चलता है,
इसको हम कहते हैं इन फेज चलना, वोल्टेज और करंट का इन फेज चलना। ये हमारे रेजिस्टिव के केस में हो गया। इसको एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। जब भी हम अल्टरनेटिंग सप्लाई अपने रेजिस्टिव लोड से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारा वोल्टेज और करंट जो है वो बाहम मिल के चलेंगे अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक। जब भी वो जाएंगे उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। जिस तरह ये दोनों आदमी दोनों मिलकर धक्का लगा रहे हैं ट्रॉली को, तो हमें पूरी आउटपुट मिल रही है, यानी कि पावर पूरी मिल रही है। तो रेजिस्टिव लोड में हमें वोल्टेज और करंट के बाहम चलने से पावर पूरी मिल रही होती है, चाहे तो वो पॉजिटिव में चलें चाहे तो वो नेगेटिव में चलें, पावर डिस्टर्ब नहीं होती है। तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज और करंट का इन फेज़ होकर चलना, यानी कि एक साथ होकर चलना। यहाँ पर कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता है। अब दूसरा केस शुरू हो रहा है। हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई जोड़ दी है अपने इंडक्टिव लोड के साथ, यानी कि मोटर के साथ या कोई भी ऐसा इंडक्टिव लोड जहाँ पर कॉइल्स का या वाइंडिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। तो सप्लाई तो वोल्टेज है जो कि पहले जैसी ही रहेगी, यानी कि 0 से चलेगी मैक्सिमम पे, मैक्सिमम से फिर 0 पे, फिर 0 से नेगेटिव के मैक्सिमम पे, फिर 0 पर आ जाएगी। तो ये चीज़ पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव, ये हम बता चुके हैं। हाफ साइकिल हमारा पॉजिटिव में और हाफ जो है वो नेगेटिव में चलता है। तो सप्लाई तो हमारी सेम है, करंट पे फ़र्क आ गया। अब इससे समझ लें, ये हमारा वोल्टेज था और ये करंट। अब क्या हुआ कि वोल्टेज तो अपनी जगह है, करंट उससे पीछे रह गया। तो करंट के पीछे रह जाने का क्या मतलब है, यानी कि ये साइकिल जो है करंट का, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज जब 0 से मैक्सिमम पे गया तो करंट यहाँ था ही नहीं, बल्कि करंट था नेगेटिव में यहाँ पर, वो इस तरह चलना शुरू हुआ था। अब जब वोल्टेज मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रहे हैं तो करंट जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। अब जब वोल्टेज 0 पर आ गए तो करंट जो है अपने मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ है। अब जब वोल्टेज नेगेटिव में शुरू हुआ फ्लो होना तो करंट हमारा पॉजिटिव में ही फ्लो होते हुए 0 पर आ गया। अब जब वोल्टेज नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक चला गया तो हमारा करंट नेगेटिव में जा रहा है इस तरह। तो जब वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो करंट का जो एक साइकिल कंप्लीट हुआ है वो आप देख सकते हैं उसने हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है, यानी कि ये बंदा जो है, यानी जो करंट था वो रुक गया था पीछे। यहाँ वोल्टेज अकेला इसको धक्का नहीं लगा सकता। यहाँ पर हमारा पावर का जो है वो लॉस होता है। तो पावर का जो लॉस होता है बेसिकली वो लॉस नहीं होता, यानी वो हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते उस पावर को। तो यहाँ पर जो पावर का साइन होता है वो इस तरह होता है। ये बात याद रखें कि वोल्टेज और करंट जहाँ पर भी मिल के चलेंगे वहाँ पर हमें पावर मिलेगी, जहाँ पर भी अलग अलग हो जाएंगे वहाँ पावर नहीं मिलेगी, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल से समझा चुके हैं। अब जब वोल्टेज यहाँ पर थे तो करंट नहीं था, तो यहाँ हमें पावर नहीं मिलेगी। जहाँ से करंट अपनी पॉजिटिव पर आना शुरू हुआ है और वोल्टेज यहाँ पर जा रहे थे, तो इस जगह पर आके हमें पावर मिलती है। इसको हम मान लें कि यहाँ से शुरू करते हैं इस तरह। अब जब तक वोल्टेज और करंट पॉजिटिव में साथ साथ हैं, चाहे वो पीछे है मगर हैं तो इस जगह पे, तो ये हमें पावर मिल गई मसलन यहाँ तक। अब वोल्टेज जो है वो नेगेटिव में चले गए थे जबकि करंट जो है वो पॉजिटिव में था। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी पावर जो है हमें नहीं मिल रही है। इसको अगर हम इस तरह बयान करें, पावर हमें इस केस में नहीं मिल रही है, इस केस में भी नहीं मिल रही थी। तो कहाँ पे मिली, जहाँ करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं पॉजिटिव में, तो पावर हमें इस तरह मिल रही है। यहाँ पे फिर लॉस हो गया। अच्छा, अब ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था। जैसा कि हम बताया कि हमने कि नेगेटिव में भी जब करंट और वोल्टेज साथ चलेंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव में मिलेगी। तो जब करंट नेगेटिव में आया तो वोल्टेज तो आधा रास्ता अपना तय कर चुके थे, लेकिन अब ये दोनों चूँकि नेगेटिव में आ गए तो यहाँ पर फिर हमें पावर मिलना शुरू होगी इस तरह। और जैसे ही वोल्टेज 0 पर आ जाएंगे, करंट यहाँ बह रहा हो भले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर पावर हमारी इस तरह यहाँ तक हमें मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पावर मिली थी वो ज़्यादा थी चूँकि करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे थे। यहाँ जो पावर मिली हमें वो कम मिली। इधर जो है पावर का कोई लॉस नहीं था, यहाँ पर पावर जो है वो लॉस में जा रही है। इसको हम कहते हैं पावर का नेगेटिव में चले जाना। जैसा कि हमने बताया था पावर नेगेटिव में तो जाती नहीं है, तो ये हम समझाने के लिए बताते हैं कि हमारी पावर नेगेटिव में जा रही है, यानी कि जो पावर हमें मिलनी चाहिए थी पूरी वो नहीं मिल रही है।
तो नहीं मिलने का मतलब ये होता है कि अगर जनरेटर से पावर आ रही थी हमारे लोड तक, तो वो पावर इस केस में तो हमें मिलेगी पॉजिटिव के केस में। अगर पावर नेगेटिव वाली तरफ दिखाई दे रही है तो ये पावर हमें मिल नहीं रही, बल्कि ये मोटर से लोड की तरफ, जनरेटर की तरफ वापस जा रही है, सॉरी, यानी कि लोड से सोर्स की तरफ जा रही है। पॉजिटिव में जो है वो सोर्स से लोड की तरफ आती है। तो चूँकि हमारा जो लोड है वो ट्रॉली है, तो हमें तो लोड पे चाहिए पूरी पावर। अगर हमारी पावर लोड से सोर्स की तरफ जाने लगे तो हमारे किसी काम की नहीं होगी, उसको हम कहेंगे ये वेस्ट हो रही है, तो वो हमारे लिए तो वेस्ट हो रही है। तो इंडक्टर के केस में क्या होता है कि करंट हमारा वोल्टेज से पीछे चलता है। पीछे चलने का मतलब ये होता है कि जब वोल्टेज ज़ीरो से मैक्सिमम पे जा रहे हैं तो करंट इसके साथ नहीं है। जब वोल्टेज मैक्सिमम से ज़ीरो पे आ रहे हैं तो करंट अपनी ज़ीरो से मैक्सिमम पे जा रहा है। अब जब वोल्टेज ज़ीरो पर आके नेगेटिव में जा रहा है तो करंट पॉजिटिव में बह रहा है। तो ये एक जगह तो आके मिल रहे हैं लेकिन फिर अलग हो जाते हैं, फिर एक जगह आके मिल रहे हैं। अब इसको दूसरा साइकिल भी बना लेते हैं हम। सेम यही बिहेवियर हमारा फिर दूसरे साइकिल में होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो जब वोल्टेज का साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो करंट का उसके साथ नहीं हो रहा बल्कि उससे हटकर हो रहा है, इस तरह। तो अब इन दोनों में डिफरेंस आ गया। इसको हम कहते हैं वोल्टेज और करंट का आउट ऑफ फेज़ हो जाना। जैसा कि रेजिस्टिव के केस में इन फेज़ चल रहे थे, अब ये आउट ऑफ फेज़ हो गए। आउट ऑफ फेज़ किस केस में हो गए? इंडक्टर के केस में हो गए। तो वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज़ हो गए, जबकि रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज़ चल रहे थे। तो वोल्टेज और करंट जो डिफरेंस आ गया इसको हम कहते हैं फेज़ का डिफरेंस आ जाना। तो फेज़ डिफरेंस की वजह से हमारी पावर हमें पूरी नहीं मिलती है। तो जो हमें जनरेटर से या सोर्स से पावर आ रही थी उसको हम कह रहे थे अपेरेंट पावर, और जो हमने कंज्यूम करी उसको हम कह रहे हैं एक्चुअल पावर। तो इनके बीच में जो फ़र्क आया है करंट के वोल्टेज से, यानी कि इख्तिलाफ हो जाने की वजह से, यानी कि उसका रिलेशन ख़राब हो जाने की वजह से, वो कितना ख़राब हो रहा है उसको हम कह रहे हैं रेशो। तो इसको हम डिग्रीज़ में मेजर करते हैं। तो ये इस तरह होता है, जैसे यहाँ वोल्टेज और करंट साथ चल रहे थे, तो इंडक्टिव के केस में अगर वोल्टेज ऐसे हमारे जा रहे थे तो करंट हमारे इसके साथ जाने के बजाय इससे थोड़ा सा पीछे चलने लगा, मसलन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पीछे चलने लगा तो थोड़ी सी हमारी अपेरेंट पावर में और एक्चुअल पावर में फ़र्क आने लगेगा। अगर तो ये 45 डिग्री हो गया तो ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, अगर तो ये 70 डिग्री हो गया तो और ज़्यादा आ जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो करंट अपने वोल्टेज से मैक्सिमम 90 डिग्री तक पीछे जा सकता है खाली से इंडक्टिव लोड के केस में। अगर तो ये 90 डिग्री पीछे चला गया है तो यहाँ पर हमें अपेरेंट पावर तो पूरी आ रही होगी, पीछे से एक्चुअल पावर कुछ भी नहीं मिलेगी। ये कैसे नहीं मिलेगी इसको तो हम कैलकुलेशन के ज़रिए समझाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि रेजिस्टिव के केस में वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे थे, पावर पूरी मिल रही थी। इंडक्टिव लोड के केस में वोल्टेज तो अपनी जगह है, करंट उससे पीछे चल रहा है, चाहे वो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, जितना भी डिग्री पीछे चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारी पावर का लॉस हो रहा है। हमें पूरी पावर मिलने के बजाय सिर्फ वो पावर मिल रही है जहाँ पर करंट और वोल्टेज बाहम चल रहे हैं, चाहे तो वो पॉजिटिव में हो चाहे तो वो नेगेटिव में हो। जहाँ पर भी इनका डिफरेंस आ रहा है, जहाँ के वोल्टेज पॉजिटिव में करंट नेगेटिव में, या वोल्टेज नेगेटिव में और करंट पॉजिटिव में, उस जगह पे हमें पावर नहीं मिलेगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। तीसरे केस पे आ जाते हैं हम, कैपेसिटिव लोड पे। जब भी हम एसी सप्लाई को कैपेसिटिव लोड से लगाएंगे तो वोल्टेज का सेम बिहेवियर होगा, जैसा कि हम पिछले दो केसेस में बता चुके हैं। करंट का बिहेवियर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टिव में तो करंट वोल्टेज के साथ था, इंडक्टिव में करंट वोल्टेज से पीछे रह गया था। कैपेसिटिव के केस में क्या होता है, कैपेसिटिव लोड जहाँ पर भी हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे हमारा करंट वोल्टेज से आगे चलने लगता है। तो आगे चलने का क्या मतलब है, जैसा कि हमने बताया कि इन दोनों को साथ मिलकर धक्का लगाना है तो पूरी पावर मिलेगी। अगर तो करंट वोल्टेज से पीछे हो गया तब भी वोल्टेज को अकेले काम करना पड़ रहा है, जो कि ये नहीं कर पा रहा है। तो अगर तो करंट वोल्टेज से आगे निकल गया तब भी ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ट्राली तो यहाँ पर धक्का लगानी है, आगे जाके ये खाली हाथ हो गया। तो करंट का वोल्टेज से आगे चलना
या पीछे चलना, दोनों सूरत में हमारे लिए नुकसानदेह, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट जो है वो नहीं मिलती है। जबकि करंट और वोल्टेज साथ मिलकर अगर इस ट्रॉली को धक्का लगाएंगे तो हमें पूरी आउटपुट मिलेगी। तो ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर हम साइन वेव देख लेते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि करंट का साइन अगर हम पीछे कर दें तो वो इस तरह होगा, अगर आगे कर दें इसको, यानी यहाँ से और आगे कर दें, तो इसका क्या मतलब है, जब हमारा वोल्टेज का साइन 0 पर है तो करंट ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम पे पहुँचा हुआ है। अब वोल्टेज ने 0 से मैक्सिमम तक चलना शुरू किया तो करंट चूँकि मैक्सिमम पे था तो अब वो 0 की तरफ आ गया। अब वोल्टेज जब मैक्सिमम से 0 आएंगे तो करंट हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में चला हुआ होगा, और जब वोल्टेज जो है वो 0 से नेगेटिव की मैक्सिमम पे आएंगे तो करंट हमारा ऑलरेडी 0 तक पहुंच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हमारा करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है। तो यहाँ पर भी आउट ऑफ फेज़ हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटिव लोड के केस में भी वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज़ हो जाएंगे। सिर्फ रेजिस्टिव के केस में बाहम मिल के चलते हैं, इंडक्टिव के केस में करंट हमारे वोल्टेज से पीछे होके चलता है, कैपेसिटिव लोड के केस में करंट हमारा वोल्टेज से आगे होके चलता है। इसको हम दूसरे साइकिल में सही से समझा देते हैं। मसलन ये हमारे वोल्टेज 0 से मैक्सिमम पर आए, फिर 0 पर आ गए, फिर नेगेटिव के मैक्सिमम पे गए, फिर 0 पर आ गए। तो अब करंट का क्या बिहेवियर है, जब ये 0 पर है तो करंट ऑलरेडी यहाँ पर है। अब जब ये 0 से मैक्सिमम जाएंगे तो यकीनन करंट नीचे आएगा। जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो करंट ऐसे जा रहा होगा। तो ये इसका एक साइकिल इस तरह कंप्लीट होगा। तो जब दूसरे साइकिल शुरू होगा तो अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज तो हमारा 0 पर है, करंट ऑलरेडी फिर मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ है। अब करंट वोल्टेज ने चलना शुरू किया तो करंट हमारा ऑलरेडी आगे पहुंचा हुआ था, तो वोल्टेज हमारे करंट से पीछे रह रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज तो पीछे नहीं रह रहा है, इसको हम ये नहीं कहते कि वोल्टेज पीछे हो गया करंट से, बल्कि वोल्टेज तीनों केसेस में अपनी जगह पर है। हमारा करंट जो है वो या तो पीछे रह रहा है वोल्टेज से, या आगे चल रहा है, या साथ चल रहा है। तो यहाँ जो चीज़ें आपको जहन में रखनी है वो ये हैं कि अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वोल्टेज करंट से पीछे होता है या करंट वोल्टेज से पीछे या आगे। तो ये बात जहन में रख लें कि हमेशा करंट या तो वोल्टेज को लैग करता है, यानी कि वोल्टेज से पीछे चलता है, या तो लीड करता है, यानी कि वोल्टेज से आगे चलता है। वोल्टेज अपनी जगह पर रहते हैं, करंट या तो वोल्टेज को लैग करेगा या करंट वोल्टेज को लीड करेगा, या करंट वोल्टेज के साथ साथ चलेगा। तो तीनों केस में करंट की वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है, ना कि वोल्टेज की वजह से। अब करंट की वजह से जो डिस्टर्बेंस आ रही है ये क्यों आ रही है, हमारे नेचर ऑफ लोड की वजह से। अगर तो हम रेजिस्टिव लोड लगाएं तो ये दोनों साथ चलेंगे, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे पावर का कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ रेजिस्टिव के केस में क्या होना चाहिए कि हमारी अपेरेंट पावर और एक्चुअल पावर सेम होनी चाहिए, जो कि सेम होती है। इंडक्टिव लोड के केस में चूँकि करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे होता है, यानी लैग करता है, यहाँ हमारी पावर का लॉस होने लगता है। तो यूज़फुल पावर और यूज़लेस पावर में डिफरेंस आ जाता है। तो जो यूज़फुल पावर होती है उसको हम एक्चुअल पावर कहते हैं। अभी हम अपेरेंट पावर, एक्चुअल पावर और इसकी कैलकुलेशन पर बात नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था कि फेज़ एंगल जो है उसमें डिस्टर्बेंस किस तरह आती है, किस किस वजह से आती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है कि इंडक्टिव लोड के केस में तो वोल्टेज से करंट पीछे हो गया था। अब इसको अगर एंगल के ज़रिए समझें, कैपेसिटिव लोड के केस में वोल्टेज से करंट हमारा आगे हो जाता है, यानी कि इस तरह। अब ये भी 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, उससे पीछे चल रहा है। यहाँ पे करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है, तो ये मैक्सिमम कितना जाएगा, 90 डिग्री तक। ये भी मैक्सिमम 90 डिग्री तक ही लैग करेगा, और जब ये साथ चलेंगे तो यहाँ पर कोई डिग्री नहीं होगी, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, फेज़ डिफरेंस, वो 0 है। तो फेज़ डिफरेंस 0 होने की वजह से पावर पूरी मिलती है। इंडक्टिव के केस में फेज़ डिफरेंस आ जाने की वजह से पावर पूरी नहीं मिलती, बल्कि अपेरेंट पावर में
और एक्चुअल पावर में फ़र्क आ जाता है। कैपेसिटिव के केस में भी यही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर वोल्टेज करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा होता है, यहाँ पर लैग कर रहा होता है। तो ये लैग और लीड का जो वर्ड है ये इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। इसको आसान करके हमने समझा दिया है कि लैग का मतलब होता है करंट हमारे वोल्टेज से पीछे चल रहा है, लीड का मतलब होता है करंट हमारे वोल्टेज से आगे चल रहा है। आज की वीडियो में हमने इतना समझा है कि फेज़ एंगल क्या होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट का आपस में ताल्लुक़, और ये रिलेशन ख़राब किस वजह से होता है, जब इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड आ जाए एसी सप्लाई पे। अगर रेजिस्टिव लोड होगा तो ये ताल्लुक़ ख़राब नहीं होगा, वोल्टेज और करंट साथ मिलकर चलेंगे। जब ये साथ मिलकर चलेंगे तो आउटपुट हमें पूरी मिलेगी, जैसा कि दो आदमी मिलकर एक चीज़ को धक्का लगा रहे हैं तो ज़ोर सही लग रहा है। अगर एक बंदा पीछे रह गया या एक ट्रॉली से आगे निकल गया तो ये अकेला बंदा इसको धक्का नहीं लगा पा रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज तो अपनी जगह है, करंट जो है वो पीछे रह गया है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। दूसरा ये कि वोल्टेज तो अपनी जगह है, करंट आगे निकल गया है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है। इन दोनों को हम कहते हैं फेज़ डिफरेंस आ जाना। यहाँ पर हम कहते हैं इन फेज़ होकर चलना करंट और वोल्टेज का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे पहले कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो आज की वीडियो से रिलेटेड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम अपेरेंट पावर, एक्चुअल पावर और पावर फैक्टर की रियल कैलकुलेशन के बारे में डिटेल गुफ्तगू करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।